को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने रीजन में डिवाइडेड है? 18 रीजन में डिवाइडेड है। इसके बाद मैंने आपको ये कहा था, अच्छा 18 क्या, एक रीजन और होता है बच्चे, 19 टोटल अगर हम देखा जाए तो 19 है। इंटरनेशनल टैक्सेशन है ना, जब भी क्रॉस बॉर्डर जो कंपनीज क्या करती, क्रॉस बॉर्डर डीलिंग करती, तो उस केस में इंटरनेशनल टैक्सेशन अप्लाई होता है, तो उसका भी एक डिपार्टमेंट अलग से है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताया था हाईएस्ट रैंक ऑफिसर इज पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पीसीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था जेसीआईटी, एसीआईटी एंड आईटीओ एंड इंस्पेक्टर्स। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था एक वर्ड है लॉ और एक है एक्ट। तो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, एक्ट इज अ नैरोअर टर्म। एक्ट इज द पार्ट ऑफ द लॉ। व्हेन यू हैव टू गेन द नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स लॉस का नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट का नॉलेज काफ़ी नहीं पड़ेगा। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इनकम टैक्स लॉ में हमें पढ़ना क्या क्या है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हमें पढ़ना रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पूरी क्लास का हम लोग क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे, कितने दिन में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, उसका एक प्रॉपर फ्लो ऑन एन एवरेज हम इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। इंस्टीट्यूट की उस चैप्टर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, ये सब आपको पहले दिन से पता होना चाहिए, तो आप प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकते हो। देखो जहाँ तक कि मुझे लगता है, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का अटेम्प्ट थोड़ा ईजियर अटेम्प्ट होगा। आई मीन टैक्स का पेपर तो ईजिएस्ट होगा इन रिसेंट टाइम्स। ऐसा क्यों, ऐसा मुझे लगता है, उसका रीज़न ये है कि आपका एक आखिरी अटेम्प्ट है, उसके बाद फिर नया इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल मई 27 में। तो बेटा जो इंसान बहुत ही खराब लिख कर आएगा ना, पता खराब प्रदर्शन, जिसको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि नॉलेज नहीं है, वही फेल होगा। अदरवाइज आई थिंक इंस्टीट्यूट थोड़ा रहम कर सकती है, बच्चों को प्रॉब्लम में शायद ना डाले। तो लास्ट के जो ये अटेम्प्ट्स होते हैं वो कंपेरेटिवली देखा जाए तो इजी, लेकिन हम तैयारी किसके लिए करेंगे भैया, तुम फोड़ दो हमको, कैसा भी पेपर बनाओ, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बच्चों को कहाँ समस्या आती है, वो समस्या भी मैं आज ही आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, उसको हम पहले दिन से सॉल्व करते हुए चलेंगे बच्चों। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें 298 सेक्शंस है, एक्सेप्शंस है, एंड बेटा कितने शेड्यूल्स है, 14। व्हाट इज अ सेक्शन बच्चों, मैंने आपको कहा था पूरा लॉ एक साथ नहीं लिख सकते, तो उसको पार्ट में लिखते, तो बच्चे उसको क्या कहते हैं, सेक्शंस। इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है, 298, एंड कितने शेड्यूल्स है, 14। जब भी बेटा किसी एक्ट में किसी चीज की लिस्ट बनानी होती है तो वो कहाँ दी जाती है, शेड्यूल्स में। कौन से बैकवर्ड रीजन्स होंगे, बैकवर्ड रीजन्स की लिस्ट, तो ये सब आपको कहाँ मिल जाएगी, शेड्यूल्स में। फिर बच्चों मैंने आपको कहा था आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल्स 1962। देन आपको अमेंडमेंट्स देखने पड़ते हैं, नोटिफिकेशंस। देन यू हैव टू सी दी सर्कुलर्स। सर्कुलर्स अपने लिए नहीं होते बेटा, सर्कुलर्स किसके लिए होते हैं, डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन हम चाहे तो वो सर्कुलर फॉलो कर सकते हैं। केस लॉस एंड बजट। बजट मैंने इसलिए कहा था बच्चों कि इनकम टैक्स में दे रखा है कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट उस पर किस रेट से टैक्स पे करते हैं वो कहाँ देते हैं, बजट में। कॉमनली वी कॉल्ड इट एज अ बजट, बट इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंस एक्ट, क्योंकि हर साल आता है, हर साल आता है। तो बच्चे अभी ये जो बजट आया, अभी बजट जनरली कब आता है, 1 फेब को आता है, 2026 को, है ना, ये बजट आया। हमारे लिए ये बजट एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल होता है, जो आ चुका होता है, कौन सा, 2025, इससे भी पहले वाला। तो आप लोगों के लिए जो एप्लीकेबल रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, द बजट 1 फरवरी 25 का। क्यों, जब मैं क्लास में कुछ चीज़ पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं सर अभी हमने तो रील्स में ये देखा है, ये सुना है कि यार उसमें तो ऐसा हो गया है, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। ये बजट 1 फरवरी 26 वाला एप्लीकेबल कब से होगा, 26-27 जब खत्म हो जाएगा उसके बाद से, है ना। हमको ये याद रखना है, हमारे लिए ये एप्लीकेबल है। इंटर लेवल पे बच्चों है ना, इसको इसका ना इसमें डिटेल नहीं पूछते ज़्यादा, और कम ही रूल्स पढ़ने पड़ते हैं।
नोटिफिकेशंस भी देखो, बहुत सारे नोटिफिकेशंस तो ऐसे होंगे जो सेक्शन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके होंगे, वो मैं आपको सेक्शन के साथ ही बता दूंगा, कोई सेपरेटली नोटिफिकेशन करके नहीं बताऊंगा। ओके, लेटेस्ट तो कुछ आना जाना है नहीं। इनकम टैक्स में पहले होता था बच्चों ऐसा, बीच बीच में बहुत सारे चेंजेस आते थे। नाउ अवर लॉ इज द सेटल्ड लॉ। इनकम टैक्स पुराना हो चुका है तो सेटल्ड हो चुका है, मैच्योर्ड हो चुका है। ऑल्दो अब जब नया आएगा उसमें बार बार क्या आते रहेंगे, अमेंडमेंट्स, लेकिन ये मैच्योर्ड लॉ है तो इसमें इतने चेंजेस नहीं आते। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके अटेम्प्ट के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट रहेगा, कोई अमेंडमेंट बैच की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एवरीथिंग इज सेटल्ड। बहुत कुछ मेजर ही अमेंडमेंट आ गया, 2-3 अमेंडमेंट होते हैं, कभी आ गए तो पढ़ना है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर्स इंटर लेवल पर इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 5-10 से ज़्यादा सर्कुलर शायद ही हम पढ़ेंगे, जो मॉड्यूल में दे रखे हैं हम वही पढ़ेंगे बच्चों। केस लॉ फाइनल में ही पूछते हैं, इंटर में नहीं पूछते हैं। तो हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहने वाला है ज़्यादा, इनकम टैक्स एक्ट पे। ठीक बच्चे, नाउ अब मैं आपको आपका पूरा सिलेबस बताता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या पढ़ना है। देखो, आपको लॉ बताया, लॉ का एक पार्ट क्या है बेटा, एक्ट, और एक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमारा पूरा सिलेबस हम डिस्कस करते हैं, लिख के रख लीजिएगा बच्चों। इसमें मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, देखो जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बताऊंगा। कल से कोई ट्रेंड ही चेंज हो गया तो बाद में मैं बोला यही वो जल्लाद था, इसने बोला था ऐसा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो जो 4-5 अटेम्प्ट से दिख रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो सिलेबस ये है बच्चे, देखिए आपको है ना, जो सबसे पहला चैप्टर दिया गया है ना इनकम टैक्स में, वो है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, पहली बार जीवन में आप इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं तो यू शुड नो सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, किनको टैक्स देना पड़ता है, किस रेट से क्या लगता है बेटा टैक्स, व्हाट आर द टैक्स रेट्स। तो ऐसी कुछ बेसिक बातें होती है, तो वो सारी बातें हम कहाँ करते हैं, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में। बच्चों मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसका कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है, क्योंकि देखो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आए भी सही, है ना, अलग से तो नहीं पूछेंगे इसको। ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स को क्या करते हैं, हर चैप्टर के साथ मर्ज कर लेते हैं। तो इसका एज सच डायरेक्ट रेलेवेंस तो नहीं है, लेकिन जैसे एक बात बता बच्चे, कोई इंसान सैलरी से इनकम अर्न कर रहा है, उसका बोल देंगे कि सैलरी से इनकम भी निकालो और क्या निकालो, टैक्स भी, तो फिर होगा क्या, आपको बेसिक्स का यूज करना पड़ जाएगा। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ डेफिनेशन जो मुझे बतानी होती है वो मैं कहाँ बताता हूँ बच्चों, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में। देखो मॉड्यूल में क्या कर रखा है बच्चों कि ना टैक्स रेट्स पहले ही चैप्टर में दे दी है, ठीक है। पहले ही चैप्टर में क्या दे दी उनने, टैक्स रेट। दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है, पहले मैं क्या करता था, साथ में ही टैक्स रेट्स पढ़ा देता था। कैसे, पहले ही दिन से ही क्या करना चालू कर दिया अपन ने, पहले दूसरे दिन से ही अपन ने टैक्स रेट पढ़ना चालू कर दी। बेटा कंपनी के लिए टैक्स रेट अलग है, पार्टनरशिप के लिए अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, एचयूएफ के लिए अलग है, अलग अलग स्कीम्स है। अब बच्चों क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। अब मैं पढ़ा तो कब देता हूँ, स्टार्टिंग में, फिर जब मेरे को बाद में ज़रूरत पड़ती है ना फ्यूचर में, क्योंकि बीच में 5-10 चैप्टर तक हमको उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब पड़ेगी बच्चों, लास्ट में, जब तक इंसान का पूरा दिमाग से उड़ चुका होता है। तो मैंने क्या करा है, जो बच्चों को देखते हुए मैंने टैक्स रेट्स को पढ़ाना बाद में स्टार्ट किया है, मैं लास्ट में करता हूँ। मैं जब पूरा इनकम टैक्स पढ़ लेंगे बेटा, पहले इनकम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले टैक्स रेट कैलकुलेट करना सिखाया जा सकता है। मैं बोलूँगा इतनी इनकम है, ये टैक्स रेट से टैक्स निकाल दो, लेकिन अपन वो बाद में करते, पहले अपन देखेंगे इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन वो किसका है, टैक्स कैलकुलेशन का, जो कि मैं स्टार्टिंग में ना बताते हुए आप लोगों को लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी, क्योंकि बच्चे जैसे एक नॉर्मल इनकम होती है, स्पेशल इनकम होती है, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स होता है। मैं आज मेरे को समझाने के लिए ये स्पेशल इनकम है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग स्पेशल इनकम है, इस पर ज़्यादा रेट से क्या देना पड़ेगा, आपके लिए आसान है, मेरे लिए भी बोलना आसान है, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है आज से 2-1 महीने बाद, तो बच्चा वो नहीं कर पाता है। इसलिए टैक्स रेट लास्ट में पढ़ेंगे बच्चे, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। फिर इसके बाद है ना जो सेकेंड चैप्टर होता है वो ये है कि यार
आपने दो वर्ड्स सुने होंगे, एक तो होता है रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट्स। बच्चे अपन सब क्या है? रेसिडेंट्स। जो शकीरा है वो क्या है? नॉन रेसिडेंट्स। अच्छा, शकीरा इंडिया आती परफॉर्मेंस के लिए, तो आप मुझे बताओ इनकम टैक्स वाले शकीरा को क्या बोलेंगे? तू जहां जहां इनकम अर्न कर रही है उस पर टैक्स दे दे, कि जो तू इंडिया पे इनकम अर्न कर रही है उस पर टैक्स दे दे। मतलब शकीरा से हम ज्यादा इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक बेटा, लेकिन मेरे को एक बात बता, मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, कल से मैं ACCA पढ़ाने लगता हूँ, कल से मैं CPA पढ़ाने लगता हूँ, दुबई के बच्चे मेरे पास एनरोल हो जाते हैं, तो आप मुझे बताइए मैं आपसे जो कमा रहा हूँ उस पर टैक्स दूंगा, दुबई वालों से जो कमा रहा हूँ उस पर टैक्स दूंगा, कि दोनों पे टैक्स दूंगा? क्यों? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोला आपने? हाँ, आप रेसिडेंट हो, मतलब क्या बच्चे? रेसिडेंट पे को ज्यादा इनकम पे क्या देना पड़ता है? टैक्स। और नॉन रेसिडेंट को उन्हीं इनकम पे टैक्स देना पड़ता है जो उन्हें इंडिया से क्या करी है? अर्न। अब जस्टिन बीबर इंडिया आया अपने अंबानी जी के प्रोग्राम में, तो क्या वो अपनी सारी इनकम पे टैक्स देगा कि अंबानी जी वाले प्रोग्राम की इनकम पे टैक्स देगा? सिंपल। तो बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि रेसिडेंट्स कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं। नॉन रेसिडेंट्स को कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, रेसिडेंट को कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। एक बात बोलूँ, रेसिडेंट मतलब पापी है। अगर आप रेसिडेंट बन गए, देश का रेसिडेंट बनना गलत बात है टैक्स पर्पसेस से, क्योंकि अगर आप रेसिडेंट बन गए तो आपको ज़्यादा इनकम पे क्या देना पड़ेगा दोस्तों? टैक्स। रेसिडेंट किस, अब देखो हम लोग तो ऑलमोस्ट यहीं रहते हैं, अपना ज़्यादा कोई बाहर आना जाना नहीं है, तो आई कैन से वी ऑल आर दी रेसिडेंट्स। बट सपोज यू गो टू मुंबई, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत बार फॉरेन ट्रैवल्स करते रहते हैं। कोई एक्ट्रेस जैसे जैकलिन फर्नांडिस, कभी श्रीलंका में है, कभी मलेशिया में है, कभी इंडिया के रह रही, कभी इंग्लैंड चले गई, तो उसका रिटर्न भरने से पहले चेक करना पड़ेगा वेदर शी इज रेसिडेंट और नॉन। व्हेन शी विल कम टू मी, आई विल आस्क वन थिंग, आप रेसिडेंट होगी नॉन रेसिडेंट? अगर वो बोलेगी कि देखो यार मेरे को नहीं पता कैसे कैलकुलेट करते, तो वो मैं उसको बोलूँगा आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, उससे मैं डिसाइड करूँगा कि आपका एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज अगर आप इंडिया में एक्सीड कर जाते हैं, उतने दिन या उससे एक्सीड कर जाते हैं, तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो मैं रेसिडेंट बन गई ना बेटा वो, उससे मैं सारी इनकम पूछूंगा, उसकी वर्ल्ड की एवरीवेयर की इनकम पूछूंगा। तो जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, वी आइडेंटिफाई वेदर दैट पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो बच्चे सेकेंड चैप्टर कहते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस बच्चे, रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे आपने बोला ना कि सर आपको सारी इनकम पे टैक्स देना है, दोनों इनकम पे, शकीरा को सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना है, यानी एक ही इनकम पे टैक्स देना है, मतलब स्कोप किसी का ज्यादा है किसी का कम। तो किसका क्या स्कोप है वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। बच्चों ये चैप्टर देखो, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स मुझे मैं सारा एक साथ तो नहीं बता सकता हूँ, तो मुझे उसमें 2 to 3 डेज में इनिशियली पढ़ाऊँगा इसको, बस इतना सही है ना, तो इसको मैं भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस बच्चों मुझे लगते हैं कम से कम 5 to 6 डेज। इस चैप्टर में मैं एक आपको अप्रॉक्स टाइम बता देता हूँ, 5 to 6 डेज आई विल टेक। इसके अंदर इस 5 to 6 डेज के अंदर आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर एक कॉन्सेप्ट याद होगा, मॉड्यूल के हर क्वेश्चन आपने अपने आप से कर रखे होंगे, और जो मुझे क्वेश्चन करवाने वो मैंने करवा रखे होंगे। ये बच्चे एग्जाम में 6 नंबर का आता ही आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो पेपर का होता है ना बेटा, वो रेसिडेंशियल स्टेटस का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, एंड जो सेकंड क्वेश्चन होता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये लोग क्या करते हैं, पूरा इनकम टैक्स पूछ लेते हैं, हर चैप्टर के सारे पॉइंट्स मिला मिला के एक क्वेश्चन बनाकर पूछ लेते हैं, एंड दैट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। उसके बाद जो क्वेश्चंस चालू होते हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर्स के होते हैं, एंड वो पर्टिकुलर चैप्टर में रेसिडेंशियल स्टेटस। अब सोचो बच्चे 6 दिन पढ़ना है, मतलब 1 वीक की बात है, और मार्क्स कितने देने वाला है आपको? 6, छोड़ना ही नहीं है इसको। इस क्वेश्चन में आप को मॉड्यूल भी कर लेना है, साथ में RTP MTP एवरीथिंग। वैसे मैंने क्या कर रखा है, जो नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने MTP RTP सबको साथ में रखा, उसमें कोई स्पेशल पॉइंट भी क्वेश्चन में डाल रखा है जो बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगेगा, वो मैंने पहले ही अपने नोट्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो आपको सिर्फ पहले ये काम करना है, थ्योरी को इतनी स्ट्रांग तरीके से पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ना है, लॉजिकल तरीके से पढ़ना है, आपसे सामने कोई भी क्वेश्चन रखेंगे आप कर पाओगे। ठीक। अच्छा इसके बाद है ना, अब जब वो इंसान मुझे पता चल जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, तो आई विल स्टार्ट आस्किंग दी पर्सन इनकम। मैं उससे पूछूंगा भाई आपके अब इनकम बताइए,
इनकम टैक्स का कहना है बेटा कोई इंसान 5 तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। कितने तरीके से? 5। बस वो फिक्स है। जो भी इनकम होगी, किसी भी तरीके की इनकम होगी, आपने इस दुनिया में कोई भी वेराइटीज ऑफ इनकम होगी, वो सब कितने हेड्स में आ जाएगी, कितने चैप्टर्स में आ जाएगी बच्चे? 5। तो थर्ड वाला जो अपना सेगमेंट होता है, थर्ड के अंदर जो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा सैलरी से इनकम। सैलरी से इनकम, सैलरी वाली इनकम। तो सरकार को लगा कि बच्चों बहुत लोग सैलरी अर्न करते हैं, तो उनके लिए वी शुड हैव अ सेपरेट चैप्टर जहां पर हम उनकी सैलरी की इनकम कैलकुलेट कर पाए। बिकॉज आप बोलोगे सर इसमें क्या कैलकुलेट करना, उसको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। ऐसे इंसान के तो बस पता चल गया 12 लाख रुपए की क्या आ गई सैलरी। बट ऐसा भी नहीं होता ना बच्चों, इतने सिंपल केसेस भी नहीं होते। इफ़ यू गो टू कॉर्पोरेट्स, यू रिसीव बोनस, यू रिसीव कमीशन, तो वेदर दैट विल बी काउंटेड एट सैलरी और नॉट। आपको चलाने के लिए कार मिल सकती है, रहने के लिए घर मिल सकता है, आपको ईसॉप मिल सकते हैं बच्चों। तो देखो क्या होता है, इनकम टैक्स का कहना है जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो मॉनिटरी हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी, बेटा उसको क्या मानते हैं? सैलरी। इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे कि सैलरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ बोनस भी सैलरी होता है, कमीशन भी सैलरी होता है, घर मिला वो भी सैलरी के अंदर काउंट होता है, कैसे काउंट होता है, कार का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। फिर बच्चों बहुत बार है ना रिटायरमेंट बनी, प्रोविडेंट फंड का नाम सुना होगा आपने। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। यहाँ पे पेंशन की हम बात करेंगे। बहुत बार लॉयल्टी रखते हैं एम्प्लॉयर के साथ, आप कुछ समय तक जुड़ के रखते हो तो बेटा ग्रेचुटी मिलती है। लॉयल्टी का बोनस एक तरीके से, आप हमारे साथ 7 साल रहे तो कंपनी 7 साल बाद क्या करती है? एक पेमेंट दे सकती है, रिटायरमेंट के टाइम पे पेमेंट दे सकती है ग्रेचुटी का। ग्रेचुटी क्या होती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है, क्या उसे सैलरी मानना है या फिर नहीं मानना है। फिर बच्चों क्या होता है, जो इंसान सैलरी अर्न कर रहा है वो खर्चे भी तो कर रहा होगा। आप सोचो, खर्चे कर रहा होगा, उसका घर खर्च होता होगा, बच्चे की स्कूल फीस भरता होगा, घर का खाने का सामान लेकर आता होगा, घर पे लाइट का बिल भरता होगा, घर का किराया भर रहा होगा। तो यार उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पता चलेगी? सैलरी हेड में। बच्चे सैलरी हेड आई कैन नॉट से कि ये आएगा एग्जाम में या नहीं आएगा, आई कैन नॉट से, क्योंकि ये ना आवन जावन वाला चैप्टर, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। लेकिन मैं आपको अब जैसे आप बोलोगे सर ये नहीं आता तो कुछ और आएगा ना, मैं आपको 2 चैप्टर के नाम बताएगा, उसमें से कुछ भी आ सकता है, मैं आपको ऐसा बोल दूंगा। ठीक है, तो बच्चे सैलरी इनकम ये ना पढ़ने में 10 to 12 days विल टेक। एक बड़ा चैप्टर है, और है ना बड़ा चैप्टर समझ के होता क्या है बच्चों की अपनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आ जाए। मैं तो बोलता हूँ आ जाएगा तो इजीएस्ट पेपर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस, क्वेश्चन नंबर 3 सैलरी। आप बोलोगे फोड़ दिया सर पेपर हमने, बट उतनी किस्मत होना भी चाहिए बच्चे। आया तो कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। आया तो है ना, आया तो, इफ लिख दिया मैंने। बच्चों हमारे देश में लोग मकान किराए पे बहुत देते हैं, तो सरकार को लगा कि यार किराए से इनकम अर्न करने वाले, मकान से, दुकान से किराए से इनकम अर्न करने वाले लोगों के लिए वी शुड हैव अ सेपरेट चैप्टर जिससे हम उनकी इनकम कैलकुलेट करें। जैसे बेटा मेरा घर है, मैंने उसको किराए पे दिया तो मेरे को रेंट आ रहा होगा, तो रेंट मेरी इनकम है। लेकिन मकान का टैक्स भरना पड़ता है, म्यूनसिपल टैक्स, लाइट का बिल भरना पड़ता है, इंश्योरेंस होते हैं, रिपेयर्स होते हैं, मैंने गार्ड रखा है, गार्डनर रखा है, ठीक है, तो बहुत सारे खर्चे भी तो होते हैं। तो किस्त रिपेयर, कभी वाइट वॉश भी कराना पड़ता है, कभी दीवार वीवार टूट गई तो दीवार, कभी कभी हम घर में फ्लोर बनवा लेते हैं, रिनोवेशन कर लेते हैं, तो इनकम भी अर्न करते हैं और खर्चे भी होते हैं हमारे। तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चे, कैसे इनकम कैलकुलेट करेंगे, वो आपको कहाँ पर बताया जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में। I think the easiest of all chapters in your income tax, easiest is house property। और जब ये एग्जाम में आता है ना तो मोस्ट टफेस्ट बनकर आता है। क्यों? क्योंकि जब सबसे इजी चैप्टर है तो इंस्टीट्यूट क्या चाहेगी? तुम्हारा इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा, वो घुमाने फिराने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे बेटा,
आसान काम नहीं करेंगे आपके लिए। एक घर है, एक घर में नीचे के फ्लोर में वो खुद रहता है, ऊपर का फ्लोर किराए किराए पे दे रखा है, उसके ऊपर उसने एक और एक फ्लोर है जिसके ऊपर लाइक वो अपना बिजनेस करता है, जिम चला रहा है, वहाँ अपना बिजनेस कर रहा है। तो अब बच्चे क्या हुआ, हाउस प्रॉपर्टी के कितने पार्ट कर दिए, 3 पार्ट। वो आपको तरह तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। इतने स्क्वायर फीट एरिया जो है वो किराए पे गया हुआ है, इतने स्क्वायर फीट एरिया में हम रह रहे हैं, तो हमको खर्चों को क्या करना पड़ सकता है, शायद प्रोपोर्शनेट। जैसे आपने मकान लोन पे लेके बनाया तो आपने क्या दे रहे होंगे, ब्याज, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को अपन को प्रोपोर्शन में डिवाइड करना पड़ सकता है इजी, बट उसको ट्रिकियस्ट बनाने की कोशिश की जाती है। हाउस प्रॉपर्टी आना तय है, आना तय है। अब या तो ये सैलरी वाला 6 मार्क्स इफ के साथ आ जाएगा बच्चों, ये इन दोनों के साथ में बन जाएगा, या फिर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों। या तो ये कहाँ आएगा, ऑब्जेक्टिव में आना, मेरे को लग रहा है ये तय है। आप इसको मान के चलिए बच्चों, 3 to 4 मार्क्स। अब 3 to 4 मार्क्स कैसे बच्चों, जैसे मान लो 2 नंबर का एक एमसीक्यू बन गया और 1 नंबर का एक बन गया, तो 3 नंबर का हो गया, या 2 2 नंबर के 2 बन गए नंबर डिफिकल्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूछा जा सकता है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए भी लगते हैं कम से कम 7 to 8 days ना, 7 to 8। बच्चों ये एक टेंटेटिव डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बट बहुत बार मुझे अपनी स्पीड क्लास के हिसाब से चेंज भी करनी पड़ती है। हो सकता है कभी मुझे कम ही मेहनत करनी पड़े, हो सकता है ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़े। तो मैंने वो आपको रखा है ना, वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो अपने बीच में बराबर होना चाहिए, वो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप मुझे बोल दोगे सर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दिए, वी डोंट नीड एनी फर्दर एग्जाम्पल्स, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं करते हो ना, तो इधर से समझ में ये नहीं आता है कि मैं इसको और पॉलिश करूँ कि सीधा नया कॉन्सेप्ट बताकर आगे बढ़ूँ। तो वो आप जितना कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, जितने ऑनलाइन बच्चों से मुझे आंसर्स आते रहेंगे, उतना मेरा फोकस और मुझे समझ में आता रहेगा कि क्लास में कैसे करना है। ठीक बच्चे, इसके बाद सरकार को लगता है जो सबसे ज़्यादा कमाई का सोर्स है लोगों का, वो बिजनेस है बेटा, बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है। तो ये वाला चैप्टर रखा गया है, बिजनेस प्रोफेशन से कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं। ऑल दो बच्चों बिजनेस प्रोफेशन की इनकम तो आप कैलकुलेट करता सीख कर भी आए हो। आप लोगों ने 11th 12th में फाउंडेशन में पीएफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बना ही होगा बच्चों। तो बिजनेस की इनकम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना के, वही अगेन द सेल्स, द क्लोजिंग स्टॉक, द ओपनिंग स्टॉक, द सैलरी, एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑल थिंग्स आर देयर। तो हम वैसा ही कुछ पढ़ेंगे बच्चों, किसमें, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। I hope you understand the difference between business profession. But so this is the most important chapter of your entire syllabus. It can come around 8 to 10 marks. 8 से 10 नंबर का ये आ सकता है। आना तय है, फिक्स है, फिक्स है। इसको पढ़ने में कितने दिन लगेंगे सर, इसको पढ़ने में लगेंगे 12 से 15, 12 से 15 दिन। हम डेज का एक बार टोटल भी कर लेंगे, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज हमारा कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होगा एग्जैक्ट। फिर इसके बाद बच्चों है ना, सरकार ने सोचा कि यार अब लोगों की कमाई कहाँ से होती है, जैसे प्रॉपर्टी बेचती, शेयर्स बेचती है, जमीन बेचती, कैपिटल गेन्स कहते हैं बच्चों उसको, क्या कहते हैं, कैपिटल, जब हम अपनी कैपिटल असेट्स बेचते हैं। देखो जब कोई इंसान अपना, जैसे ये मैं इस चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं स्टॉक इन ट्रेड बेच रहा हूँ, तो स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा तो क्या लगेगा, बिजनेस हेड। बट अगर कोई काम मेरा करना बिजनेस नहीं है, जैसे जमीन में डील करना, इज नॉट माई बिजनेस, आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर, मैंने जमीन इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख रखी थी और उसको मैं बेचता हूँ, तो उससे मुझे क्या होगा बच्चे, कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस। और हाउ कैपिटल गेन्स आर बीइंग कैलकुलेटेड, वो आपको सिखाया जाएगा कैपिटल गेन्स हेड में। शेयर्स बेचते हैं, शेयर्स खरीदते हैं तो क्या होता है, लिस्टेड शेयर्स का क्या होता है, अनलिस्टेड शेयर्स का क्या होता है, जमीन बेचते हैं तो क्या होता है। आपके पास ज्वेलरी पड़ी थी बच्चे घर में, आपने ज्वेलरी बेच दी तो क्या होगा, आपने अपने घर में मोबाइल फ़ोन बेच दिया, आपका पुराना फ़ोन बेच दिया तो क्या होगा, आपने पुरानी कार बेच दी तो क्या होगा, क्या टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन्स कॉमनली हमारी लाइफ में होते रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी बच्चों कौन से हेड में, कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चे, कैपिटल गेन्स
द टफेस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स इज द कैपिटल गेन्स। द टफेस्ट, आप बोलोगे एकदम हार्ड चैप्टर बता दो कौन सा है, तो बच्चे वो रहेगा कैपिटल गेन्स। लेकिन जो इजीएस्ट आएगा ना एग्जाम में, वो भी कैपिटल गेन होगा। आप समझो, आप सोच में इंस्टीट्यूट की चालाकी क्या है, जो सबसे इजी चैप्टर है कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी, उसमें फोड़ देते हैं बच्चों को, उसमें मार्क्स स्कोर करना है, मतलब तेरे को जी जान लगाना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स जिसको समझ में आ गया, जिसको बहुत बेसिक्स पॉइंट भी समझ में आ गए बच्चे, वो एग्जाम में क्रैक कर लेते हैं क्वेश्चन को। मेरे को ये उम्मीद है आप लोगों के अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का आ रहा है। 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। क्या है, कैपिटल गेन्स एक टाइम ऐसा था कि हमेशा पूछा ही जाता था, मतलब न्यू सिलेबस के पहले की बात कर रहा हूँ, जब ओल्ड सिलेबस वॉज देयर, कैपिटल गेन्स वॉज देयर, 8 नंबर का हर बार पूछते ही पूछते थे। ये अभी नए सिलेबस में क्या हुआ है, कैपिटल गेन्स को थोड़ा सा पता नहीं इंपॉर्टेंस कम मिल रही है, बट आई थिंक ये ऑन द लेटर स्टेजेस इस टाइम पर कैपिटल गेन्स को पूछा ज़रूर जाएगा, 6 नंबर का एक्सपेक्टेशन है बच्चे। इसके बाद अच्छा, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको पढ़ने में लगेंगे 8 से 10 दिन। इसको पढ़ने में हमें 8 से 10 दिन देने पड़ेंगे बच्चों। मॉड्यूल में जैसा दे रखा है उसको वैसा नहीं पढ़ाता हूँ मैं, उसको एक बहुत ही अलग तरह मॉड्यूल में क्या करा है बेटा, बहुत ही स्कैटर्ड है, मतलब एकदम जैसे है ना, एक प्रोविजन चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक चैप्टर के बीच में, एक चैप्टर के लास्ट में। अब बच्चा क्या करता है, देखो आप लोगों की क्या आदत होती है कि यार हाँ हम तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे, देखो चैप्टर को कोई पढ़ेगा तो कहाँ से पढ़ना चालू करेगा बेटा, स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करेगा। मैं आपको इसको ऐसा मिक्स करके पढ़ाऊंगा कि इससे आपको एग्जाम के सारे क्वेश्चन बनेंगे। आगे पीछे जो भी चीज़ें दे रखी है उसको एक जगह लाकर पूरी थ्योरी लिखवा कर, ये चैप्टर मैं आपको बोला ना, कुछ चैप्टर में आपको लिखना पड़ेगा मेरे साथ, ये चैप्टर रहेगा। तो मॉड्यूल में जो बातें होगी वो सब कवर होगी, लेकिन जहाँ दे रखी होगी वैसे कवर नहीं होगी, जहाँ उसकी ज़रूरत होगी एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। देखो क्या होता है बच्चों, ये चीज़ मैंने एक नोटिस करी है बच्चों के साथ, क्या होता है कि ना उनको जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वो उनको समझ में आता है कि इसमें क्या करना है, बट उसका फॉर्मेट उनको समझ में नहीं आता है। मैंने क्या करा है, हर चैप्टर का एक फॉर्मेट बना रखा है। जब भी उस चैप्टर का क्वेश्चन आए तो बेटा आपको सबसे पहली स्टेप क्या करनी है, वो फॉर्मेट अपनी कॉपी में वर्किंग नोट में बना के रख देना है। तो उससे क्या होगा बेटा, जैसे ही वो फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बनने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना रहेगा। समझो क्या होता है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें, एक बार ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है बच्चों के लिए। तो भाई स्टार्ट कहां से करेंगे, आपको हर चैप्टर का क्या मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी उसका एक फॉर्मेट है, सैलरी उसका आपको क्या मिल जाएगा फॉर्मेट, पीजीबीपी का आपको क्या दिया जाएगा फॉर्मेट, कैपिटल गेन का मैं आपको फॉर्मेट दूंगा। भाई ये चीजें ही होगी, इसके बाहर कुछ नहीं होगी, ये मैक्सिमम है, इसमें से कमी रहेगी क्वेश्चन में, तो इसके बाहर तो हो नहीं सकता। तो वो फॉर्मेट आपको क्या करना है, वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, तो आपको हर चैप्टर में सिखाई जाएगी। 6 मार्क्स में इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ। इसके बाद बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है अदर सोर्सेस। जो इनकम किसी और हेड में नहीं आती ना बच्चों, वो कहाँ आ जाती है, अदर सोर्सेस में। जो इनकम कहीं टैक्सेबल नहीं होती है वो टैक्सेबल आके हो जाती है। जैसे बच्चे डिविडेंड, किसी को डिविडेंड मिला, तो आप मुझे बताओ बच्चे, डिविडेंड को सैलरी मान सकते हैं, नहीं। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मान सकते हैं, नहीं। बिजनेस प्रोफेशन मान सकते हैं, नहीं। शेयर बेचने पे कैपिटल गेन्स होता है बच्चे, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका अदर सोर्सेस। आपको बेटा वो इंटरेस्ट मिला, आपका एफडी है, उस पर आपको क्या मिला, इंटरेस्ट। तो बच्चे इंटरेस्ट कहाँ आएगा आपका, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका अदर सोर्सेस में, क्योंकि किसी भी हेड में वो नहीं आने वाला है। हाँ बच्चे जैसे बैंक से, बैंक का तो इंटरेस्ट अर्न करना बिजनेस है, तो वो कहाँ चल जाएगा, बिजनेस हेड में। लेकिन अगर किसी का वो काम करना बिजनेस नहीं है तो वो चीज़ कहाँ आ जाएगी, अदर सोर्सेस में। बच्चों गिफ्ट मिलता है ना, गिफ्ट है ना, हिंदुस्तान में गिफ्ट लेने देने की प्रथाएं होती है, शादियों के टाइम पे गिफ्ट मिलता है, या फिर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव्स भी हमें क्या करते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। तो ये गिफ्ट का टैक्सेशन, पापा ने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, फ्रेंड से प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई, होता कम है ऐसा, तो आपने सुना कम होगा कि हाँ आसपास होने कौन है ऐसा फ्रेंड जो ये प्रॉपर्टीज गिफ्ट करा है। लेकिन बच्चे बड़े बड़े लोग होते हैं जो आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। देखो मोबाइल फोन तो गिफ्ट मिल ही जाता होगा किसी ना किसी को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को क्या कर दिया, हमसे मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, टीवी गिफ्ट कर दिया, तो फिर उस केस में क्या होगा, कार गिफ्ट कर दी साहब, कार गिफ्ट कर दी। तो ऐसे सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, वेदर गर्लफ्रेंड विल बी लाइबल फॉर टैक्स और नॉट।
वो सब चीज़ें आपको कहाँ समझ में आएगी, वो गिफ्ट के टैक्सेशन में। बच्चों हिंदुस्तान में 2008 तक एक टैक्स होता था, दैट इज गिफ्ट टैक्स। तो क्या कहते थे, गिफ्ट टैक्स। अब वो टैक्सेशन क्या कर दिया है, गिफ्ट टैक्स हटा दिया है, और गिफ्ट टैक्स के प्रोविजंस कहाँ मिला दिए हैं, अदर सोर्सेस में। तो गिफ्ट का पूरा टैक्सेशन हम कहाँ सीखेंगे, अदर सोर्सेस में। बच्चों ये जो चैप्टर है ना, आई कैन नॉट से कितने मार्क्स का आएगा, बट इट विल टेक्स 5 to 6 days, 6 days। श्योरिटी नहीं होती है, आप पकड़ लो कि यार ये 4 मार्क्स कभी पूछ ले तो पूछ ले, 4 मार्क्स अराउंड। तो बच्चों जैसे अब क्लाइंट आता है तो वी आस्क द स्टेटस, वैसे तो शक्ल देख के ही समझ में आ जाता है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, बट स्टिल इट्स नॉट द वे। हम प्रॉपर उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसका पासपोर्ट अगर लगता है कि वो भाई बाहर ज़्यादा घूम कर आया तो वी कॉल द पासपोर्ट ऑफ दैट पर्सन। फिर अब बात करते हैं, पांचों हेड से पूछ लेते हैं, भाई तूने सैलरी से तो इनकम अर्न नहीं करी, तेरे को मकान पे किराए पे तो नहीं चढ़ाया, तूने कोई बिजनेस या प्रोफेशन तो नहीं करते हो, या फिर कोई शेयर्स बेचे हैं, ज़मीन बेची है, बिल्डिंग बेची है, कुछ बेचा है क्या आपने, या फिर ज्वेलरी वोलरी बेच दी क्या, घर में गोल्ड के भाव बढ़ गए थे तो आपके। तो ऐसी हमने उनसे चीज़ें पूछी। फिर उसके बाद बात आती है, आपकी कोई अदर इनकम है क्या, डिविडेंड है, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, ये सारी चीज़ें हम उससे पूछते हैं। जब ये पूछ लेते हैं तो बच्चे हम उससे ये भी पूछते हैं, जैसे क्या होता है बच्चों, माइनर बच्चे होते हैं, आप सब लोगों की एज क्या होगी, 18 साल से सब ऊपर है ना। हाँ तो आप तो सब अब क्या हो गए हो बच्चे, मेजर। लेकिन अगर जो माइनर होते हैं ना, माइनर माइनर की इनकम पे पेरेंट्स को टैक्स देना पड़ता है, पापा या मम्मी को टैक्स देना पड़ता है। जो माइनर की इनकम होती है वो पेरेंट्स में क्लब हो जाती है, क्या होती है, जुड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है बेटा, हस्बैंड की इनकम पे वाइफ को टैक्स देना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा होगा वाइफ की इनकम पे हस्बैंड को टैक्स देना पड़ेगा। बेटा कभी कभी तो ऐसा होगा किसी दूसरे की वाइफ की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जनरली तो क्या होता है, मेरी इनकम पे मैं ही टैक्स दूंगा, है ना, मेरी इनकम पे मैं ही टैक्स दूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा किसी दूसरे की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो व्हेन वी टॉक टू द क्लाइंट्स, मतलब उनसे बात कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के कैबिन में, तो उनसे पूछते शादी वादी हो गई है क्या, बीवी भी है क्या, तो ऐसा करके पूछना पड़ता है, बच्चे बच्चे हैं क्या आपके, बच्चों के नाम पे कुछ एफडी तो नहीं कर रखी है। वो बोले सर ये क्यों पूछ रहे, शादी हो गई, बीवी है क्या, कैसी है, ऐसा मतलब वो मतलब पूछना पड़ेगा यार। अब पूछूंगा, थोड़ा फैमिली के बारे में जानूंगा तभी तो उसका इनकम सही से कैलकुलेट कर पाऊंगा। पता चला बच्चे की इनकम छूट गई और नोटिस आ गया उसको, तो बच्चे के नाम पे 1 करोड़ की एफडी कर रखी, बच्चे को 10 लाख का ब्याज आ रहा है। सब मैं तो फंस गया ना, बोले सर तू कैसा सी है, तूने रिटर्न ढंग से नहीं भरा क्या। समझ, ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्लाइंट अपन को कुछ भी बोल सकता है। तो हमें हर चीज उनसे पूछ लेनी चाहिए बच्चे। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम बच्चे बहुत प्यारा चैप्टर है। 3 दिन लगते हैं, 3 days ओनली, नो गारंटी ऑफ कमिंग इन एग्जाम, नो गारंटी बच्चे। लेकिन बेटा इस लेवल तक जाके पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को कि पूछ लेना, जो पूछना है पूछ ले। 2-4 बात तो तुम खुद ही लिख के आ जाओगे, ये भी पूछ लेता था, इसका आंसर ये दे देते हम, ठीक है। आ जाना चाहिए बस ये चैप्टर आ जाना चाहिए। लेकिन मैंने इसको बोला इजी है, देखो मैं इसलिए बोलता हूँ जो चीज़ छोड़ रहा हूँ ना, आ सकती, मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, ये आ सकता है और इजी है। आ भी गया तो तुम खुश हो जाओगे कि हाँ चलो मज़ा आ गया यार, क्लबिंग आ गया। लेकिन उम्मीद मत रखो, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेंगे। ई के बाद क्या आता है एफ, और एफ के बाद आता है जी। अब बच्चे सुनना, ज़रूरी है क्या उसको सिर्फ इनकम 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 ही हो, कोई लफड़े भी हो सकते हैं ना बच्चे, शेयर मार्केट में डूब के बैठा हो, या लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में हार गया हो, सट्टे में हार गया हो सकता है बच्चे, ऐसा पॉसिबल है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान की सिर्फ इनकम ही होती है बच्चे, उसके क्या होते हैं, लॉसेस। तो ये इनकम है और ये लॉसेस है, तो सरकार क्या कहती है बच्चे, दोनों को माइनस कर दो। 10 लाख की इनकम है, 2 लाख के लॉस है, तो हम 10 में से 2 लाख क्या कर देंगे, माइनस। तो बच्चे बचे कितने, 8 लाख। 8 लाख पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो क्या सर सारे लॉसेस हम माइनस कर सकते हैं, हाँ सारे लॉसेस आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन बेटा इसके रूल्स है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कर ही लोगे। अब इधर आप जुआ खेल रहे हो, जुए में 10 लाख हार गए और बिजनेस में 15 लाख कमाए, सरकार चाहती है कि आप जुआ खेलो, नहीं खेलो। सरकार बोलेगी ये लॉस तुम्हारा लॉस, आई डोंट केयर, इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। पूरे 15 लाख पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो व्हाट आर दी रूल्स, ये सारे सेट ऑफ के रूल्स, कैसे लॉस सेट ऑफ होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के लॉसेस होते हैं, कैसे उनका हम एक दूसरे से सेट ऑफ करते हैं, वो आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट बच्चे। गैमलिंग में क्या है, आप एक गेम हार गए, आप एक गेम हार गए, 5 लाख हार गए बेटा, अगले गेम में 2 लाख जीत गए, तो आपको 2 लाख पे टैक्स देना है।
5 लाख को भूल जाओ, जो लॉस है उसको भूल जाओ, वो सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि आप सरकार आपको वो चीज़ करने नहीं देना चाहती। तो ऐसे रूल्स होते हैं सेट ऑफ के। तो पूरे रूल्स कहाँ पढ़ेंगे बच्चों? उस चैप्टर में सेट ऑफ। बच्चे कभी कभी कोई इंसान बहुत मासूम होते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं बस, और कुछ उनके जीवन में लफड़े नहीं है, और उस बिजनेस में क्या हो गया बेटा? लॉस। तो सेट ऑफ कैसे होगा जब कोई दूसरी इनकम है ही नहीं? हम सेट ऑफ कब कर सकते हैं? व्हेन देयर इज अ अदर इनकम्स। तो बच्चे होता ये है कि हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। क्या करते हैं बच्चे? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अगले साल इनकम होगी तो फिर जो हमने पुराना जो लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके गए उसको आपस में क्या कर पाएंगे? सेट ऑफ। सेट ऑफ 3 दिन लगते हैं, 3 दिन 4 दिन पकड़ लीजिए बच्चों, 3 to 4 days। इसमें क्वेश्चन बहुत कराता हूँ, उसका रीज़न क्या है मालूम है? 6 मार्क्स आ रहा है, आ रहा है, तय है, तय है। बच्चे सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50 नंबर का सब्जेक्ट है। हाँ, तो अपना मतलब जीएसटी भी है साथ में, तो अपने में तो कितने चाहिए? 20 बेटा। मैं आपको बोलूँ, कोई गधा इंसान होगा जो थोड़ा सा मेहनत नहीं करे। नहीं तो मैं आपको बताऊँ, रेजिडेंशियल स्टेटस 6 मार्क्स जब आ ही रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का एक चैप्टर है जो आ ही रहा है, और कौन सा चैप्टर बेटा? ये सेट ऑफ। और आपने बच्चे ये पढ़ लिया कैपिटल गेन्स। ये 4 चैप्टर पढ़ ले दोस्त। कितने चैप्टर? 4। देखो, सेट ऑफ 6 मार्क्स, कैपिटल गेन्स 6 मार्क्स, तो हो गए 12। रेजिडेंशियल स्टेटस कितने मार्क्स? रेजिडेंशियल स्टेटस 6 मार्क्स, टोटल हो गया 18। हाउस प्रॉपर्टी 3 से 4 नंबर, हो गया ना बच्चे? पास हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो तुम बहुत ही मिस्टेक कर रहे हो, तो तुम गलत हो फिर। तुम कुछ हाउस प्रॉपर्टी आधा अधूरा पढ़ रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी जब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो बच्चे, क्लास के क्वेश्चन कर लिए, मॉड्यूल निपटा दिया, इलुस्ट्रेशन निपटा दिया, एक्सरसाइज निपटा दी, आरटीपी निपटा दी, एमटीपी निपटा दी। ले भाई, जो दूसरी क्लास में पढ़ रहा ला रहे तेरे क्वेश्चन भी देते, उसके क्वेश्चन भी निपटा दिए। 4 चैप्टर में मेहनत करनी है ना, कर लो। लेट जाओ, जितनी लेट सकते हो लेट जाओ उस चैप्टर में, और करो मेहनत डूब के। 20 नंबर का टेंशन तो खत्म करो। 20 नंबर का टेंशन, बाकी में साला कुछ भी लिख के आओ यार। अरे क्वेश्चन ही लिख दोगे तो एक नंबर करके मिल जाएगा तुमको। आप सोचो, 4 चैप्टर तो ऐसे निपटा के जाओ बच्चे कि कुछ गलती ना हो। बच्चे 3 से 4 दिन लगते हैं। कॉन्सेप्ट बताता हूँ 25 मिनट में। सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट चलता है 25 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन चालू डायरेक्ट। 25 के बाद 3-4 दिन क्वेश्चन चलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं उसके अंदर ही। इसके बाद बच्चों उस इंसान की इनकम निकल जाती है। उस इनकम को कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम तो कैसे निकलेगी? सारे हेड्स की इनकम को प्लस कर दिया, अगर दूसरे की इनकम जोड़ते हैं तो जोड़ दिया, और लॉस है तो क्या कर दिया? माइनस। तो उसके बाद जो इनकम बचती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। बच्चे ग्रॉस टोटल इनकम पे कायदे से टैक्स ले लेना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार क्या करती है? कुछ टैक्स बेनिफिट्स देती है। टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है बच्चे? इनकम कम कर देंगे। इनकम कम कर दिया तो आपका टैक्स कम हो जाएगा और आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। आपने कभी नाम सुना होगा बच्चे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिट क्या मिलता है बेटा? इनकम टैक्स में ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी इनकम कम हो जाती है। जैसे आपकी इनकम है 6 लाख रुपए और आपने 50,000 की प्रीमियम भर दी, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 5,50,000। तो आपको 50,000 रुपये कम पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। आपने सुना होगा बच्चे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। बच्चों किसी व्यक्ति के घर में कैंसर है, किसी फैमिली मेंबर को, है ना, कैंसर है, तो बेटा वो घर में इलाज करवा रहा है, उन मदर का, फादर का, या फिर वाइफ का, किसी बच्चे का इलाज करवा रहा है, या घर में कोई बच्चा डिजेबल है, उसका खर्चा हो रहा है। सरकार को लगता है कि उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उसको टैक्स बेनिफिट्स देने चाहिए, तो सरकार इनकम में से क्या करती है? डिडक्शंस दे देती है बच्चों। डिडक्शन, चलो भाई कैंसर पे खर्चा हुआ 70,000 रुपये, 70,000 माइनस कर लो। बेटे के इलाज के ऊपर, डिजेबल था उसके ऊपर खर्चा हुआ 1,25,000, 1,25,000 माइनस कर लो। ऐसे करके आपको क्या मिल जाते हैं? बेनिफिट्स, डिडक्शंस। बच्चों डिडक्शन का चैप्टर मेरे को लगेंगे 5 to 6 days।
आना तय है एग्जाम में, बट देर विल नॉट बी अ सेपरेट क्वेश्चन बच्चे। मैं बताता हूँ कैसे कैसे ये लोग कैसे गेम खेलते हैं। बेटा क्या करा, एक व्यक्ति की सैलरी की इनकम दे दी और बोल दिया घर में बच्चा डिसेबल है, तो अब क्या हो गया, सैलरी और डिडक्शन का मिक्स हो गया। तो अब मान लो जब सैलरी का क्वेश्चन बना तो सैलरी से इनकम आ गई और बाकी कोई इनकम नहीं है और कोई सेट ऑफ नहीं, कोई क्लबिंग नहीं, तो बेटा जो सैलरी की इनकम होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, डिडक्शन। तो बेटा डिडक्शन कहीं पे भी चिपक जाता है। हो सकता है कि वो किसके साथ आ जाए, हाउस प्रॉपर्टी के साथ, हो सकता है वो किसके साथ आ जाए, बिजनेस प्रोफेशन के साथ। तो ये आपको ऐसा चैप्टर है जो हर जगह चिपका हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चे इसके बाद क्या निकल जाती है, टोटल इनकम। आपसे कोई पूछेगा कि टैक्स किस पे कैलकुलेट करते हैं ना, इफ समबडी आस्क यू कि आप कौन सी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो आप उससे कहिएगा टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब इंस्टीट्यूट को मैंने आपको कहा ना बच्चे, पहले ही चैप्टर में क्या डाल दिया, टैक्स कैलकुलेशन। मतलब वो बोल देंगे ये टोटल इनकम है और उस पर क्या निकाल लीजिए, टैक्स। मैं क्या करता हूं, पहले टोटल इनकम निकालना सिखाता हूं और फिर बाद में क्या सिखाता हूं, टैक्स कैलकुलेशन। क्योंकि उसमें देखो मेरा एक मानना होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा थेरिटिकल टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थ्योरी न्यूमेरिकल्स वाले, मतलब न्यूमेरिकल जैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं, तो मेरा ये इच्छा रहता है कि उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊँ, तो उससे आपका रिटेंशन एग्जाम तक अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, वो माहौल नहीं बनता, धीरे 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 जब आप यूज टू हो जाते हैं सब्जेक्ट से, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली ग्रास्प भी कर सकते हैं। ये टोटल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और जो टैक्स कैलकुलेशन है बच्चे वो आपका चैप्टर नंबर 1 में दिया है मॉड्यूल में। मेरा एक अलग से चैप्टर बनेगा बेटा, है ना, मेरा एक अलग चैप्टर रहेगा, ABCDEFG, ये H है और ये I है, टैक्स कैलकुलेशन। तो मैंने बेसिक को डिवाइड कर दिया, बेसिक में एकदम बेसिक बात करूंगा, एकदम बेसिक, कोई टैक्स वैक्स की ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन को उठा के यहाँ सीखेंगे। तो सर टैक्स कैलकुलेशन में टाइम लगेगा 4 to 5 days। मार्क्स का मत पूछना, क्योंकि हर चैप्टर के साथ आ सकता है कि भाई इनकम भी कैलकुलेट करो और उस पर टैक्स भी कैलकुलेट करो। तो वी शुड नो दिस थिंग, ये हमें आना चाहिए। अब पता है बच्चों का माइंडसेट, एक तो क्या होता है माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अब होता ये है कि ना मॉड्यूल उठाते हैं बेचारे बच्चे जो राह भटके होते हैं, जैसे अब क्लास मिस कर दी, ये कर दिया, अब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मॉड्यूल उठाएंगे बेटा, पहले ही चैप्टर में क्या दे रखा होगा, टैक्स रेट्स दे रखी होगी, है ना। अब टैक्स रेट्स थोड़ी कम समझ में आ रही, क्योंकि क्या है इतने सारे आपको रेट्स दिख जाएंगे एक साथ, चार्ट दिख जाएगा कि उसको पढ़कर आपको एकदम से अजीब लगेगा कि यार हम इसको रिटेन कैसे रखें, इसको याद कैसे रखें। तो बच्चा वो आगे पढ़ता ही नहीं, वो सोचता है जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं दूसरे चैप्टर चालू ही ना करूं। ऐसा नहीं बच्चे, ये हर चैप्टर अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर्स है। आप उसको थोड़ा सा उस लूप को तोड़िए, रेट को साइड में रखिए, रेट को लास्ट में पढ़िए। बच्चे ये टैक्स कैलकुलेशन आ गया। बच्चे जितना आपका टैक्स बनता है ना, जैसे मेरा जितना टैक्स बनता है, निखिल चाचू का जितना टैक्स बनता है, तो उनको उतना टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। जितना हम लोगों को टैक्स बनता है उतना हमको पे नहीं करना पड़ता है। बताऊँ क्यों? क्योंकि नाटा सर जब हमको पेमेंट करते ना, तो हमारा TDS काट लेते बेटा। कभी नाम सुना है अपने TDS का? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो नाटा सर हमको इनकम देते ना, तो इनकम में से क्या काट लेते, TDS। तो नाटा सर जो निखिल सर को इनकम दे रहे ना, तो उस पर क्या काट लेंगे, TDS काट लेंगे। अब मान लो बेटा निखिल सर का टैक्स बन रहा है 10 लाख रुपए और नाटा जी ने उनका TDS काट लिया 1 लाख रुपए का, तो बच्चे उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो एक चैप्टर है बच्चे, आई के बाद आता है JCDFGHIJ, TDS क्या होता है, तो आपको पूरा पढ़ाऊंगा बच्चों उस चैप्टर में। TDS क्या होता है, कौन सी इनकम पे TDS कटता है, कौन से सेक्शन पे TDS कटता है, रेंट पे कैसे TDS कटता है, सैलरी पे कैसे TDS कटता है, TDS कौन काटता है, किसका काटता है, कब काटता है, किस रेट से काटता है और कब नहीं काटता है। ये सारी बातें बच्चे कहाँ पढ़ाऊंगा आपको मैं, TDS में। और TDS में एक उसका भाई होता है बच्चे साथ में, TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करके कुछ चीज़ होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों कुछ लोगों को कभी कभी आपने बैलेंस शीट में 11-12 में देख लिया होगा, एडवांस टैक्स कहीं लिखा मिल जाता है, असेट साइड कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह लिखा मिल जाता है, प्रीपेड टैक्सेस कुछ ऐसे लिखे हुए मिल जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द AT, एडवांस टैक्स। तो व्हाट इज एडवांस टैक्स, हाउ यू कैलकुलेट द एडवांस टैक्स, हाउ यू पे द एडवांस टैक्स, ये आपको बताया जाएगा। बेटा ये एक चैप्टर, एक थ्योरी, पूरा थ्योरी
बच्चों आप लोगों में से कितने लोगों को थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? थ्योरी है ना, तो मैं भी उसमें से हूँ। मेरे को भी ज़्यादा क्या पसंद है? थ्योरी पसंद। मेरे को आप मेरे सामने ना, आप 100 पेज दे दो थ्योरी के, मेरे को 2 दिन दे दो, पूरा रट डालूंगा मैं। अपने एबिलिटी थी रटने की। मेरे मार्क्स ही आते थे किस में? थ्योरी में। मेरा, मैं आपको बोला किस में था, अपन पीसीएम था। मेरे को क्या लगता था, केमिस्ट्री की इक्वेशन रट ली तो ये तो लॉ है, इसमें तो क्या है, उससे अच्छा तो यही चीज़ रटना है। कॉस्टिंग का पेपर अपने को कभी समझ में नहीं आया, कॉस्टिंग आते ही नहीं थे अपने को मार्क्स कॉस्टिंग में। गिरते पढ़ते अपन क्या होते थे उसके अंदर, पास। लेकिन जहाँ थ्योरी आई, जैसे ऑडिट है, टैक्स है, मतलब टैक्स इज नॉट दैट थ्योरी, नॉट दैट थ्योरी, प्रैक्टिकल है, बट अल्टीमेटली लॉ तो उसका थ्योरी है ना। तो वो सब्जेक्ट्स है। एसएम हो गया, हमारे टाइम पे एक सब्जेक्ट होता था आईटी, जो उसको रट लेते थे अपन सारे के सारे। और एक बात याद रखना, सीए में ज़्यादातर पास वही होते जो अच्छा रट पाते। ये बात ध्यान रखना। अच्छे नंबर लाने के लिए रटना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा लॉ थ्योरी, इधर से टैक्स पहले, जीएसटी थ्योरी, इनकम टैक्स थ्योरी, भला ही वो पूछेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन उसके सेक्शंस तो आपको पहले रिटेन करने पड़ेंगे। ऑडिट तो बेटा आपको पता हुआ लेटा हुआ सब्जेक्ट है। फिर उधर से आएगा आपका एसएम, पूरा थ्योरी। इसलिए आपको निखिल सर ने कल बताया भी होगा, है ना, वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एक खतरनाक सब्जेक्ट कौन सा दिया उनने, इनकम टैक्स करके कर दिया होगा, टैक्स करके। और उधर से कौन दिया होगा, ऑडिट। इन दोनों को आपको अच्छे से करना है। और 2 इंस्टीट्यूट ने खुद आपको पास होने वाले सब्जेक्ट दिए बच्चे, अकाउंट्स और कॉस्ट। भर भर के 90 के ऊपर मार्क्स आते उसमें। ऐसा झोला लेके नकील सर घूमते तो आधी बैच उसके अंदर आ जाती, कि किसके 90 से ज़्यादा मार्क्स आए तो आधी बैच झोले के अंदर घुस जाती। अब मैं, जैसे कल आपसे मैंने पूछा 350 से ऊपर किसके आए, हाथ ही खड़ा नहीं हुआ। मैं पूछूंगा टैक्स में के ऊपर 75 के ऊपर किसको आए, सब एक दूसरे को देखेंगे। सब्जेक्ट ऐसा है भाई, सब्जेक्ट से लेवल अलग है बच्चे। तो वहाँ आप कॉस्टिंग और अकाउंट्स में बच्चे फोड़ना है, वो कुछ भी हो जाए उसमें फोड़ना है, उसको फोड़ो। उसके अंदर क्या होता है, प्रिडिक्टेबल है। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करके चले गए, काम खत्म। पास्ट एग्जाम्स, आरटीपीज, एमटीपीज, इनके निखिल सर और अपने कौन पढ़ाएगा, नाटा सर, मनोज सर, जो भी आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, दोनों मिलके पढ़ाएंगे। तो बच्चे उनके नोट्स करके चले जाओ, इनफ है। अपना सब्जेक्ट में क्या है मालूम है, नया नया क्वेश्चन आएगा। अगर बच्चे करा हुआ क्वेश्चन आ गया ना, करा हुआ क्वेश्चन आ गया, तो तुम सब लोग अगर एक ही सेंटर पे होगे ना तो नाचने लग जाओगे, अगर करा हुआ क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि पेपर इजीएस्ट हो जाएगा। लेकिन नया क्वेश्चन आया तो यस, सबको क्या करनी है बच्चे, मेहनत करनी। तैयार इतना करके भेजूंगा कि यार कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आप ये बोल पाए कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं था और ये आ गया। ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ, वो पॉइंट को तुम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्लाई ना कर पाओ या याद ना कर पाओ, वो एक अलग बात है। और बच्चे इस सब्जेक्ट में ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सब 90, 95, ऐसा नहीं बच्चे। पेपर 80 का ही अटेम्प्ट करेंगे। 100 में से कितने का अटेम्प्ट करेंगे, 80 में से 60 ले आओ बच्चे। 80 में से कितने ले आओ, 60। एक क्वेश्चन आएगा नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ना है, पहले ही सोच के रखा है अपन ने। प्रेशर नहीं लेना। जब मैं ना, इंसान क्या लेता है, जो मेरे को तो इसमें फोड़ना ही फोड़ना है, मेरे को तो इसमें 65 चाहिए। बेचारी एक बच्ची लास्ट अटेम्प्ट में, अभी जो उसका अटेम्प्ट था जनवरी 26 में, आगे बैठती, मेरे को मालूम था उसको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन रोज सर मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, मेरे को बहुत प्रेशर हो रहा है, मेरे को सब आता है लेकिन मेरे को डर लग रहा है। प्रेशर, मेरे को इतना ही स्कोर करना है इसमें। आपने बोला ना इसमें 75 से ऊपर नहीं आएंगे, मेरे को इतने ही लाने भाई, पास होना ही मुश्किल हो गया। प्रेशर नहीं लेना सब्जेक्ट में इसको ना। और इस इंस्टीट्यूट डराती है। सीए एग्जाम बच्चे, सीए एग्जाम में 7 पेपर होते हैं। इंटर में कितने पेपर, किस 6 होते हैं, 7 होते हैं ना। जिसको 7वां पता हुआ नहीं होता ना, वही ज़्यादा फेल होता है। टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, वो एक हिडन सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। तुमको है ना डराएगा ये, जो डर गया मर गया, खत्म, फिनिश, खल्लास। डरना नहीं है बच्चों। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स मेरे जैसे रट्टू तोते लोगों के लिए है। 4 से 5 दिन इसमें लगेंगे। पूरा थ्योरी आएगी बच्चों, लेटी हुई थ्योरी है एकदम। 4 नंबर पक्के हैं, फिक्स। 4 नंबर फिक्स है। आएगा मतलब आएगा। कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा मालूम है, 2 मिनट में। प्रोविजन पता होगा, 2 मिनट में सॉल्व।
तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को कॉम्पनसेट करने के लिए ये इजी बनाते, ये इजी देते, बच्चा पढ़ता ही नहीं। आखिरी आखिरी में, आखिरी तक, अभी शुरू शुरू में तो तुम लोगों को जोश है, ये चैप्टर कब आएगा आखिरी में तो आधी क्लास लेट जाती है कि हो गया भैया, बहुत पढ़ लिया, बहुत हो गया टैक्स। नहीं, वहाँ पे भी खड़े रहना है बच्चे, वहाँ पे भी खड़े रहना है, क्योंकि कितने मार्क्स का सवाल है, 4 मार्क्स का। बताए, मैं तो बच्चों को क्या बोलता हूँ, जैसे ही पेपर उठाए ना, भाड़ में जान दो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एमसीक्यू। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन देखो, चुपचाप कर लो। सेट ऑफ, चुपचाप कर लो। टीडीएस, चुपचाप कर लो। कैपिटल गेन्स, चुपचाप कर लो। अब बता रहे पेपर, अब कितना डिफिकल्ट है तू, वो आप सही आप, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास तो पिछले 4 पेपर होंगे, मैं क्लास में भी करवाएगा, आपको बोलूंगा कि देख पूरा पेपर आपके सामने, हर पेपर में अपनी स्ट्रिक्ट यही रहेगी, पहला ये क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन, तीसरा ये क्वेश्चन, चौथा ये क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ऐसा ये फिक्स है, फॉर्मेट अपन फिक्स रखेंगे। और बच्चे, ये सब जो कांड किए इनकम टैक्स में कि कहाँ कहाँ से कमाया, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, किसने टीडीएस काटा, कितना काटा, किसका काटा, सब काटा फाटा करके ये इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा ना बच्चों। रिटर्न ऑफ इनकम करके एक चैप्टर रहेगा, ये सब इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है, इनकम टैक्स को बताना पड़ता है बच्चे। रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, बहुत प्यारा चैप्टर। 3 डेज, 3 दिन इसमें लगेंगे बच्चे, 4 नंबर फिक्स। देखना रे, 50 नंबर से ज्यादा का तो नहीं हो गया। एक बार दिन कैलकुलेट कर लो बच्चों, कितना टाइम लगेगा हमको पढ़ने में। हाईएस्ट वाले दिन लेना है ना, जब मैंने 8 से 10 बोला था वहां 10 लेना। देखो, अगर अपन बात करते बेस रेसिडेंशियल स्टेटस तो 6 दिन, 6 दिन, सैलरी में 12 दिन, 18 और 8 24, 24 और 15, 24 और 15 कितने होते रहे, 39, 39 और 10 49, 49 और 6 55, 55 और 3 58 और 62, 68 एंड 68 और ये मतलब टोटल मिलाकर आप देखोगे 80 डेज पकड़ लो ना, अपना सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा, 80। और बच्चे इसमें 10 दिन का रिवीजन जोड़ लो, 90 डेज रिवीजन के साथ पूरा टैक्स फिनिश। 3 महीने लेंगे अपन। अब बीच में वो क्या, हमारे वो खिलाड़ी है, क्या नाम है, एसएम वाले, वो फॉरेन प्लेयर होता है ना आईपीएल में, वैसे वो प्लेयर है मुकेश सर। अब वो आके बैटिंग करने लग जाए बीच में, तो क्या होता है, वो गैप हो गया 15-20 दिन, वो आके बैटिंग करते, तो 15-20 दिन मेरी क्लास उस टाइम पे नहीं लग पाती है बच्चों, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक बैटिंग करते, थकते ही नहीं बेटा वो लोग। तो हम तो आके 1-1 घंटे पढ़ा के गायब हो जाते। वो आएंगे, सुबह आएंगे 8:30 बजे, रात को जाएंगे 6-7 बजे, सॉरी शाम को जाएंगे 6-7 बजे दिया बत्ती के टाइम पे। तो अब उस टाइम पे हमें क्लास नहीं मिलती, तो उस वजह से मेरा कोर्स क्या, आपको लग रहा है सर 4 महीने चला गया, 4 महीने नहीं गया, दिन तो इतने ही रहेंगे, ये फिक्स है। ठीक बच्चे, थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस। सो आई बिलीव ऑनलाइन एवरीथिंग इज क्लियर, क्या करना है, कैसे करना है, एंड क्या क्या चैप्टर्स है, सब हमारा परफेक्ट हो चुका है बच्चे।